हेलो बच्चों, आप सभी का राजा आर क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हमारी ईवीएस की दूसरी क्लास होने वाली है और सेकंड जो क्लास है हमारी ये होगी नदियों के बारे में, रिवर्स के बारे में। इस टॉपिक में हम भारत की सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य, और नदियां कहाँ से उनका उद्गम है, कहाँ जाकर वो गिरती हैं और उनकी क्या विशेषता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम भारत की नदियों का वर्गीकरण करें, उन नदियों को बांटें, तो हम भारत की नदियों को दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियां, उनको कहते हैं हिमालयी नदियां या हिमालयन रिवर्स। तो इन नदियों की क्या खास बात है? हिमालय के हिम नदों से निकलती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयन ग्लेशियर्स, यानी जो हिमालय पर्वत है हमारा, वहां पर बड़े बड़े जो बर्फ के पहाड़ हैं उनमें से रिसकर जो पानी आता है उनसे इन नदियों का निर्माण होता है। पूरे वर्ष जल रहता है। ये एकमात्र ऐसी नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली, इनमें पूरे साल आपको पानी मिलेगा और बारिश के मौसम में थोड़ा ज्यादा, और बाकी अन्य पूरे मौसम में, गर्मियों में भी लगातार इनमें आपको जल उपलब्ध रहता है। तो ये नदियां कहलाती है पेरिनियल रिवर्स, यानी जो सदा निरा साल भर जल से भरी रहती हैं। अगला है सिंचाई एवं जल परिवहन हेतु उपयोगी। इनका पानी है जो पूरे साल सिंचाई के लिए और साथ ही साथ जल परिवहन के लिए उपयोगी है, क्योंकि नदी में साल भर पानी रहता है तो जल परिवहन में आसानी रहेगी। जो हम दूसरी नदियां पढ़ेंगे, और मुख्य तौर पर जो हमारी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनमें है जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम। ये सारी नदियों का उद्गम जो है वह हमारा हिमालय पर्वत है। नदियों का जो दूसरा पार्ट है हमारा, वह है प्रायद्वीपीय नदियां या पेनिनसुलर रिवर्स, यानी जो पठारों से निकलने वाली। ये जो नदियां हैं ज्यादातर पेनिनसुलर, ये दक्षिण भारत के पठार से निकलती हैं। मुख्य ज्यादातर नदियां वहीं से इनका उद्गम होता है। ये जो नदियां हैं ये वर्षा पर निर्भर रहती हैं, यानी बारिश के मौसम में इन नदियों में आपको जल उपलब्ध रहेगा, और ज्यों ज्यों मौसम निकलता है, गर्मियां आते आते इन नदियों का पानी बहुत नीचे गिर जाता है। इसलिए इन नदियों में जो हम जल परिवहन करते हैं ये बारिश के मौसम में ही रहता है, बाकी मौसम में जल परिवहन के लिए नदियां उपयुक्त नहीं होती हैं। अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, यानी ज्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनका जो पानी गिरता है नदियों का अंत में जाकर, वह पूर्व की ओर बहता है, यानी पूर्व में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। इनमें जो मुख्य नदियां हैं हमारी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही नदियां। तो ये प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली मुख्य नदियां हैं। अब हम इन नदियों की एक एक की करके सबकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो हमारी नदी है भारत में वह है गंगा नदी। आप सभी ने इसका नाम सुना ही होगा। और गंगा का जो उद्गम होता है वह होता है गंगोत्री हिमनद, यानी जो पहाड़ है हिमालय में, अलग अलग हिमनदों को नाम दे रखा है, उसमें ये नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद से, और उसको हम गोमुख के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इस नदी की जो लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर, शुरुआत से लेकर गिरने तक इसकी कुल लंबाई है, और ये अंत में जाकर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। यानी ये नदी, गंगा नदी, हिमालय से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। अब इस नदी का प्रारंभिक नाम जो है, शुरुआत में इस नदी का नाम अलग है और बाद में इसका नाम जाकर चेंज हो जाता है। तो शुरुआती जो नाम इसका है वह है भागीरथी। क्या है? भागीरथी। यानी जब ये गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं तब उसका नाम होता है भागीरथी। जब ये नदी देवप्रयाग स्थान है जहां पर ये दूसरी नदी अलकनंदा के साथ आकर मिल जाती हैं, जब ये दोनों नदियां अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। और ये दोनों जब नदियां मिल जाती हैं तब इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। यानी गंगा नाम जो है वह देवप्रयाग के बाद है, देवप्रयाग से पहले इस नदी का नाम है भागीरथी। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह भारत की सबसे पवित्र नदी है। भारत में सबसे ज्यादा अगर हम पूछते हैं, जैसे हम जो अपने पूर्वज जो होते हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन जो हम करते हैं यह गंगा नदी में करते हैं, क्योंकि हम इसे अपनी सबसे पवित्र नदी मानते हैं। अगला है, ये नदी जो है उत्तराखंड में, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, यानी ये इन राज्यों से होकर गुजरती है। मुख्य तौर पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यानी ये दोनों नदियां, इधर से गंगा आती हैं और अरुणाचल प्रदेश से, उधर आसाम से होती हुई ब्रह्मपुत्र, दोनों मिलकर
जब समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। अब डेल्टा क्या होता है? जब भी कोई नदी समुद्र में गिरने वाली होती है उससे पहले छोटी छोटी नालियों में बिखर जाती है, इस तरह से एक जाल जैसा बना देती हैं, और इस जाल को ही हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, और इस जो ये दोनों नदियां मिलकर डेल्टा बनाती हैं उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, और ये डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा में से एक है। और यहां पर हमारा जो बंगाल टाइगर है भारत का, वह सबसे ज्यादा पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है। और यहां पर एक खास तरह की वनस्पति उगती है जिसका नाम है मैंग्रोव। ये तीन मुख्य विशेषता सुंदरबन डेल्टा की है। ये दोनों नदियों से मिलकर बनता है, या बंगाल टाइगर पाया जाता है, और यहां पर उगने वाली वनस्पति मैंग्रोव नाम के एक पेड़ उगते हैं जो यहां सबसे ज्यादा उगते हैं। ठीक है, और ये डेल्टा का निर्माण होने का कारण यह है कि जब मीठा पानी खारे पानी से मिलता है तो जो उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स होते हैं उनके आपस में मिलने के कारण ये दोनों, जो उसके अंदर गाद होता है यानी जो कीचड़ वगैरह साथ में लाती हैं, ये यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जब कीचड़ जम जाता है तो उनका पानी साइड में नदियों के रूप में या नालियों के रूप में बहकर निकलना शुरू हो जाता है। अगला है हमारा गंगा का मैदान सबसे उपजाऊ मैदान है। भारत में सबसे ज्यादा जो खेती होती है वह यूपी का जो मैदान, यूपी के आसपास का जो क्षेत्र है जहां से गंगा नदी होकर बहती है, यूपी बिहार, यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती के लिए उपयुक्त मैदान है हमारे, और उसको हम गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। जहां पर भारत की मुख्य खेती जो गन्ने की खेती है हमारी, जो गेहूं की खेती है, पंजाब के बाद सबसे ज्यादा गंगा के मैदान में खेती होती है। अगला है गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा नदी की एक और खास बात यह है कि इसके अंदर एक खास प्रकार की छोटी डॉल्फिन पाई जाती है जो हल्की सी पिंक कलर की होती है और हल्का कम दिखता है उसे, और ये गंगा की खास बात है। और ये जो गंगा डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव की उपाधि दे रखी है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसी तरह राष्ट्रीय जलीय जो जीव है वह हमारा गंगा डॉल्फिन है। और वर्तमान में ये डॉल्फिन काफी खतरे में है। इसका कारण है गंगा नदी का प्रदूषित होना। अगला है सहायक नदियां, यानी जब गंगा नदी अपने गंगोत्री हिमनद से लेकर पश्चिम बंगाल तक गिरती है उस दौरान अन्य खूब सारी नदियां आकर इसके साथ अलग अलग स्थानों पर मिलती हैं, जिसमें सबसे पहली नदी है हमारी यमुना, फिर है हमारी घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गोमती एवं रामगंगा। तो आपको इन नदियों के नाम याद रखने हैं जो आकर हमारी गंगा नदी के अंदर मिलती हैं। और गंगा की सबसे विशेष बात, इसको पवित्र नदी का जो दर्जा देने का कारण है कि गंगा नदी में कुछ लाभकारी बैक्टीरिया और एक विशेष बैक्टीरिया जिसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज, ये पाया जाता है। और इस बैक्टीरियोफेज की विशेषता ये होती है कि ये पानी के अंदर जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देता है। इसीलिए हम गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी भी मानते हैं, क्योंकि इसका जल कहीं वर्षों तक खराब नहीं होता, और उसका खराब नहीं होने का जो मुख्य कारण है वह हमारा ये बैक्टीरियोफेज है। लेकिन वर्तमान में इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है कि अब ये बैक्टीरियोफेज की संख्या गंगा नदी में काफी कम हो गई है और अब पानी सीधा पीने योग्य नहीं रहा है। चलिए अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं, यमुना नदी। हमारी हिमालय से निकलने वाली दूसरी नदी है यमुना। यमुना जो है उसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर, यानी जिस प्रकार गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उसी प्रकार यमुना नदी का जो उद्गम है वो यमुनोत्री ग्लेशियर है। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ पर्वत पर स्थित है जो कि वर्तमान में उत्तराखंड जिले में है। और यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर, यानी ये लंबी अपने उद्गम स्थल से लेकर गंगा में मिलने तक इसकी जो कुल लंबाई है वह 1376 किलोमीटर है। संगम यमुना नदी का जो संगम है गंगा नदी से त्रिवेणी संगम में होता है। उस जगह संगम का नाम है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी से तात्पर्य है तीन नदियों का संगम, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं तो दो ही नदियां हैं, गंगा और यमुना। तीसरी नदी जो इस संगम में मानी जाती है वह नदी है हमारी सरस्वती, जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है।
भूमिगत बहती है, जमीन के नीचे ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी जमीन के नीचे यमुना सरस्वती नदी बह रही है। इसीलिए इन तीन नदियों का संगम सरस्वती, यमुना और तीसरी नदी है गंगा, इन तीनों का जो संगम है जिसे हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं, ये हमारे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल प्रयागराज में स्थित है। यानी यमुना, गंगा और सरस्वती का जो संगम स्थल वह हमारे प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, यह गंगा की सबसे बड़ी और प्रमुख सहायक नदी है। यानी गंगा के पानी का जो बहाव या जो माप बढ़ता है तो वह बढ़ाने में सबसे मुख्य योगदान होता है यमुना का। यानी गंगा का जो पानी बढ़ जाए वह यमुना के कारण बढ़ता है, और सबसे ज्यादा गंगा में पानी अगर कोई नदी मिलाती है तो वह है हमारी यमुना नदी, और ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक नदी है। अब प्रवाह यानी ये कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो शुरुआत उत्तराखंड से होती है, फिर हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अंत में यूपी में प्रयागराज में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो यमुना में आकर मिलती हैं? तो उसमें सबसे पहले नदी है टॉन्स, चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी। ये मुख्य 5 नदियां जो है ये यमुना की सहायक नदियों के तौर पर मानी। सहायक नदी से तात्पर्य है कि वो नदियां जो किसी मुख्य नदी में साइड से आकर मिलती हैं। अगला है महत्वपूर्ण शहर, यानी यमुना नदी के किनारे कौन कौन से मुख्य शहर बसे हुए हैं। तो सबसे पहला है देहरादून क्षेत्र, फिर दूसरा है हमारा यमुनानगर, तीसरा पानीपत क्षेत्र हो गया, और जो हमारा भारत की मुख्य राजधानी है दिल्ली, वह भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। प्रसिद्ध शहर मथुरा, श्री कृष्ण की जन्मभूमि, आगरा, इटावा और अंत जो शहर है जहां पर यह गंगा में मिलती है प्रयागराज। तो ये मुख्य शहर जो हैं ये सारे शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब इस पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो सबसे प्रमुख जो बांध है वह है इस पे हथनी कुंड, और ये हमारे हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे बैराज बीच में स्थित है, जैसे वजीराबाद, ITO बैराज और ओखला बैराज। ये तीनों दिल्ली में स्थित है। जो ओखला बैराज है हमारा, ये दिल्ली नोएडा की बॉर्डर पर स्थित आया हुआ, और लास्ट जो मथुरा के पास में एक और बैराज बना है जिसको हम गोकुल बैराज के नाम से जानते हैं। और जो प्रसिद्ध ताजमहल जो हमारा है आगरा में, वह भी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यानी ताजमहल जो हम विश्व प्रसिद्ध है भारत में, भारत का पर्यटन स्थल, वह भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब जो हमारी दूसरी मुख्य हिमालय से निकलने वाली जो नदी है वह है हमारी सिंधु नदी। इसका उद्गम होता है तिब्बत, जो कि वर्तमान में चीन में स्थित है। वहां पर प्रसिद्ध मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता शुरुआत होती है, और इसकी कुल लंबाई है 3180 किलोमीटर। यह नदी मुख्यतः लद्दाख क्षेत्र में बहती है, जो भारत का टॉप वाला हिस्सा है हमारा, उस वाले में इधर तिब्बत से होती हुई एंटर करती है और आगे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यानी भारत के ऊपरी क्षेत्र में बहने के बाद ये आगे पाकिस्तान में एंटर कर जाती हैं और अंत में जाकर ये अरब सागर में गिरती है। कौन से में? अरब सागर में गिरती हैं। फिर विश्व प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे प्रसिद्ध सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। वह सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है, और उसकी खोज जो की गई थी वह सिंधु नदी के किनारे मिले थे। इसमें बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो पुराने समय के, वह इस घाटी की विशेषता है। भारत जो हमारा नाम है, भारत के दो मुख्य नाम जैसे अपन इंडिया और हिंदुस्तान जो कहते हैं, वह भी इसी नदी के कारण माने जाते हैं। वास्तव में हिंदुस्तान का पूर्व नाम सिंधुस्तान था, जो बाद में बदलते हुए हिंदुस्तान हो गया, और इंग्लिश में सिंधु नदी को इंडस नदी कहते हैं, इसीलिए भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया पड़ा है। अगला, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो मुख्य सहायक नदी हैं हमारी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 मुख्य सहायक नदियां जो हमारी सिंधु नदी में आकर मिलती हैं, और यह नदी 12मासी नदी है। 12मासी से तात्पर्य है पूरे वर्ष भर बहती हैं। चलिए अग्नि नदी के बारे में पढ़ते हैं। हिमालयी क्षेत्र में बहने वाली गंगा, यमुना, सिंधु नदी के बाद हमारी जो अगली नदी है वह है झेलम नदी। इसका जो उद्गम स्थान है जहां से ये शुरू होती है, उस स्थान का नाम है वीरनाग। ये अनंतनाग जम्मू कश्मीर में एक जगह है जहां से शुरू होती है, और इस नदी की
जो लंबाई है वह लगभग 725 किलोमीटर तक बहती है, ये इतनी लंबी है। इसका प्रवाह ये जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद ये आगे पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। अगला है, यह कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कश्मीर की जो राजधानी या मुख्य शहर श्रीनगर जो है वह इसी नदी के किनारे पर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है तो उसका आंसर झेलम नदी, या झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है तो वह है हमारा श्रीनगर। इसके बाद हमारी अगली नदी जो है सिंधु की सहायक, वह है चिनाब। चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वह हिमाचल प्रदेश में दो नदियां चंद्रा और भागा के मिलने से जिस नदी का निर्माण होता है उस नदी को हम जानते हैं आगे चिनाब के नाम से। इसकी लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है और इसका प्रवाह हिमाचल जम्मू कश्मीर से होते हुए ये भी आगे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यह नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये सिंधु में आगे जाकर मिल जाती है। इस नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, यानी अन्य नदियों के मुकाबले इसका बहाव बहुत तेज गति से नदी बहती है और यह नदी जल विद्युत तेज प्रवाह के कारण ही यह नदी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है भारत में। रावी नदी अगली सहायक नदी है हमारी सिंधु की। इसका जो उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र से होता है और यह लगभग 720 किलोमीटर लंबी है और इसका प्रवाह हिमाचल प्रदेश पंजाब से होती हुई सीधे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। फिर प्राचीन काल में इस नदी को इरावती नदी के नाम से जाना जाता था। यानी आपसे पूछ ले कि इरावती नदी किस नदी का प्राचीन नाम है तो वह है हमारी रावी नदी, या रावी नदी को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था तो वह होगा हमारा इरावती नदी। फिर अगली जो सहायक नदी है हमारी सिंधु की सतलुज। सतलुज का उद्गम है तिब्बत में राक्षस ताल के पास, मानसरोवर झील के नजदीक भी है राक्षस ताल, एक और झील है, और उसके पास से इस नदी का उद्गम यहाँ शुरुआत होती है। यह लगभग 1450 किलोमीटर लंबी नदी बहती है, इसका बहाव है और प्रवाह तिब्बत से शुरू होती हिमाचल में प्रवेश करती है। हिमाचल से फिर ये पंजाब और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। यह सिंधु तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है, यानी सिंधु नदी में मिलने वाली इन सभी में सबसे लंबी नदी है हमारी सतलुज नदी। इसके बाद अगली जो नदी हमारी है वह है ब्यास नदी। इसका उद्गम होता है ब्यास कुंड जो रोहतांग दर्रा है हमारे हिमाचल प्रदेश में उसके पास में और यह लगभग 470 किलोमीटर है। यह नदी पूरी तरह से भारत में बहती है, यानी प्रवाह इसका हिमाचल प्रदेश से और यह पंजाब में जाकर हमारी सतलुज नदी में मिल जाती है। यह सिंधु की सहायक नदी नहीं है, यह सतलुज नदी की सहायक नदी है और सतलुज जाकर आगे सिंधु में मिल जाती है। तो यह सतलुज नदी की सहायक नदी है। यह पूरी तरह से भारत में बहती है। मैंने अभी बताया था कि यह नदी इन सभी में जो उत्तर हिमालय क्षेत्र की सभी नदियों में ये एकमात्र नदी है जो पूरी तरह से भारत में बह रही है। उसके अलावा पंजाब, हमारा एक शब्द आया था पंजाब, जो पंजाब शब्द है वह 5 नदियों की भूमि से, पंज ये 2 टुकड़ों में है, पंज प्लस में आब जो क्षेत्र होता है 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को आब कहते हैं। क्या कहते हैं? आब। तो पंजाब जो है 5 नदियों के आब से बना हुआ है और वह 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। जो पंजाब हम भारत में देखते हैं ये पंजाब पाकिस्तान का भी हिस्सा है, यानी पूर्व में जब भारत पाकिस्तान एक थे तो ये ऊपर वाला जो पूरा क्षेत्र है यहाँ का पाकिस्तान का और भारत का, इस पूरे क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। यानी ये सिंधु नदी जो है पंजाब में बहती है। तो पंजाब, हमने शुरू में कहा था पंजाब का मतलब पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी पंजाब ही कहलाता है क्योंकि ये 5 नदियां आगे जाकर पाकिस्तान में भी बह रही हैं। तो ठीक है, तो 5 नदियों की जो भूमि है उसको हम पंजाब के नाम से जानते हैं और इसमें 5 जो नदियां हैं वह है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अब इन नदियों पर जो प्रसिद्ध बांध बने हुए हैं, सबसे पहली सतलुज नदी जो हमारी है इस पर भारत का सबसे प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। दूसरी हमारी है ब्यास नदी, ब्यास नदी पर हमारा बना हुआ है पौंग बांध, और जो रावी नदी है उस पर राजा रणजीत सिंह जी के नाम पर रणजीत सागर बांध बना हुआ है। और झेलम नदी जो है हमारी, जो अभी हमारे भी आई थी शुरू में, झेलम नदी पर उड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो अभी हमने इस क्लास में हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली सभी नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करी। तो आप सभी इन सभी चीजों का स्क्रीनशॉट लेकर इनके नोट्स बना लें और अपने पास रिकॉर्ड रखें
और उनको बार बार रिवाइज करें। हम एक स्पेशल क्लास में इन सभी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या जो एमसीक्यूज बनेंगे उनकी क्लास लेंगे, और अगली क्लास में हम प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्लीज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। थैंक यू।